हेलो एंड वेलकम गाइज एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन। और जी हाँ, सैलरी का चैप्टर हमने खत्म किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम स्कोर स्टैंड पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर के बाद आई होप आप सब ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से कर लिए होंगे, वो भी डिटेल में करे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला हेड ऑफ इनकम, और अगला हेड ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इनकम फ्रॉम एचपी। अगेन है तो एक छोटा हेड, इसमें उतना लेंदी नहीं है जितना हमारा सैलरी चैप्टर लेंदी था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आओ स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो, आप समझते क्या हो इन वर्ड्स से। अभी बोर्ड पे जो लिखा है वो मत देखना, हाँ रजिस्टर में कॉपी करना है तो वो कर लो, बट सबसे पहले मुझे ये बता दो भाई, तुम समझते क्या हो हाउस प्रॉपर्टी से। सर हाउस प्रॉपर्टी का बड़ा सिंपल सा मतलब सर जिस घर में हम रहते हैं, जिस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, ओनर हैं, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब आप जिस हाउस में रहते हो, आप जिस प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप जिस भी तरह की प्रॉपर्टी ओन करते हो, उसके अगर आप उससे कोई बेनिफिट डिराइव करते हो, उससे अगर आप कोई इनकम डिराइव करते हो, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात ध्यान रखने वाली कि सर हम 2 टाइप की इनकम अर्न करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से। कौन सी 2 टाइप की इनकम? सर एक तो होती है रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम का क्या मतलब? रेगुलर इनकम का मतलब भैया आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है किसी को, और रेगुलरली मंथली हिसाब से वो आपको किराया दे रहा है। तो किराए का, रेंट का, यूज करने का, इसका एक और नाम होता है लीज, लीज पे देने का, राइट टू यूज एक्वायर करने का। एक तो इस तरह से आपको इनकम आ सकती है आपके हाउस प्रॉपर्टी की। फिर कई लोग मंथली बेसिस पे घर रेंट पे नहीं देते, डेली बेसिस पे देते हैं। डेली बेसिस मतलब कोई शूटिंग करनी है, जैसे आपका बहुत बड़ा पुश्तैनी हवेली है, हवेली बहुत पुरानी है, और वो हवेली आप एक साइड पे तो रहते हो, दूसरा साइड आप शूटिंग करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को किराए पे देते हो। तो भाई वो जो शूटिंग करने के लिए आप फिल्म इंडस्ट्री को किराए पे देते हो, दैट अगेन विल बी रेंट, जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है आपकी हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम रेंट वाली आती है भाई, वो 2 तरह से आ सकती है। एक तो रेगुलर आ सकती है, थोड़ा थोड़ा रेगुलरली वो इनकम आए, और दूसरा हो सकता है एक बार में आपने सोने देने वाली मुर्गी को काट दिया, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट दिया। कैसे भाई? एक मुर्गी है जो आपको सोने के अंडे देती है। तो बहुत पुरानी एक कहानी है, और कहानी कुछ ऐसी है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी एक फार्मर के पास थी, और वो मुर्गी से जो फार्मर था वो अंडे ले लेके बेचता था और इनकम जनरेट करता था। एक दिन फार्मर के मन में लालच आया। लालच क्या आया भाई? लालच ये आया कि ये मुर्गी मुझे रोज़ एक अंडा देती है सोने का। अगर ये रोज़ एक अंडा मुझे देती है सोने का, इसका मतलब इसके पेट में बहुत सारे अंडे छुपे होंगे सोने के। इसका मतलब अगर मैं इसका पेट काट दूं और वहां से सारे के सारे सोने के अंडे निकाल लूं तो कितना अच्छा होगा, कितना मेरे को फायदा मिल जाएगा, एक ही बार में मेरी कितनी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ जाएगी। तो इस लालच में उसने क्या किया, अपनी मुर्गी का पेट काट दिया, और काटने के बाद मुर्गी मर गई, और जो अंडे उसको मिलते थे रोज सोने के वो भी मिलने बंद हो गए। तो लालच बुरी बला है, ये वाला मकसद, ये वाला मॉरल सिखाती है ये वाली कहानी। और इसी कहानी से हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लिंक करते हैं। तो भाई एक मुर्गी है जो आपको अंडे दे रही है रोज के बेसिस पे, सोने के अंडे, वो रेंट हो गया, और वो मुर्गी को अगर आपने काट दिया और एक बार उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करी, तो फिर ये हो गया कि आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेच दी किसी और को, और एक बार लमसम अमाउंट किसी से ले लिया। तो जायदाद ये 2 तरह से इनकम अर्न करके देती है। एक तो उसको आप जब रेगुलर में रेंट पे देते हो, किराए पे देते हो, तब वो आपको इनकम जनरेट करके देती है, और जब वो बिकती है, पूरी की पूरी खत्म हो गई, तब वो आपको इनकम जनरेट करके देती है। तो अब देखना, ये दोनों ही सोर्स इस वाले सोर्स का पार्ट नहीं बनते। ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये पहले वाले पार्ट का इनकम को टेकन केयर करती है। पहला वाला पार्ट मतलब वो वाला पार्ट जहां पर आपको मंथली या रेगुलर बेसिस पे टैक्स रेंट मिल रहा है, वो वाला पार्ट यहां पर क्लब होता है। तो सर वो पार्ट जब हम अपना घर बेच दें किसी को, वो कहां पर टैक्स होगा भाई? भाई उसके लिए एक अलग हेड है, हेड का नाम है कैपिटल गेन।
क्योंकि आप जब रेगुलर कुछ इनकम कमा रहे हो तो वो है आपकी रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब आपके रोज के बेसिस पे आपको रिसीट आ रही है। और अगर आपने एक बार में घर बेच दिया तो वो आपकी कहलाएगी कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन्स के हेड में। तो यहां ना हम वो बेचने वाली बात नहीं करेंगे, बेचने वाली बात तो हम अलग चैप्टर में अलग हेड में करेंगे विच इज नोन एज कैपिटल गेन्स। तो सर आप यहां क्या बात करने वाले हो? यहां मैं प्योरली रेंट वाली बात करने वाला हूं, जो हम यूज कर रहे हैं रोजमर्रा में, जो हम यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसका जो इनकम मुझे मिलेगा मैं सिर्फ उसकी बात करने वाला हूं भाई। मैं कैपिटल गेन की बात नहीं करने वाला। अगर तुमने एक बार में बेच दी तो मैं इस हेड में उसका टैक्सेबिलिटी नहीं असर्टेन करूंगा, मैं उसको असर्टेन करूंगा कैपिटल गेन्स के हेड में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर ये सोर्स हमारा फोकस करेगा रेंट के ऊपर और रेगुलर रिसीट ऑफ इनकम के ऊपर फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का भाई, अब सपोज भाई रेंट अगर मैं जैसे मैं अपने घर में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने अपने घर को रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया किसी को, तो डेफिनेटली वो इनकम मेरी रेंटल इनकम कहलाएगी। अब सपोज मैं निखिल गुप्ता नहीं हूं, मैं डीएलएफ हूं, मैं सिक्का ग्रीन्स हूं, मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक हूं और मेरा काम ही है बिल्डिंग बनाना और उसको रेंट पे देना, तब मुझे रेंट रिसीव होगा। तब अगर मुझे रेंट रिसीव होगा तो क्या तब भी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी या किसी और कैटेगरी में आएगी? सर अगर रेंट अर्न करना, रेंट वसूल करना आपका रेगुलर बिजनेस है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आने की बजाय प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाती है, क्योंकि ये आपका बिजनेस और प्रोफेशन है। ये आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की ही अकेली इनकम है जो आपकी होती है। आप किसी और इनकम के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं चलाते हो। तो अगर आपकी सिर्फ एक आध प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया है तो भाई मैं कहूंगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आप टैक्स दो। अगर आपका जो रेंट है वो रेगुलर बेसिस पे आता है, आप डीएलएफ हो, आपका बिजनेस ही रेंट पे देना है, आपका बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे देना है, अगर आपका बिजनेस ही ये है तो फिर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होती भाई, फिर आपकी इनकम टैक्स होती है पीजीबीपी में। तो जी हां, इनकम किसके हाथ में रिसीव हो रही है वो भी रेलेवेंट है। अगर इनकम हाथ में रिसीव हो रही है उस बंदे के जिसका बिजनेस रेगुलर बिजनेस नहीं है ये रेंट कमाना, तो भाई हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी उसकी रेंटल इनकम। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका काम ही यह है कि वो दिन रात प्रॉपर्टी बनाता है और उन्हें रेंट पे देता है, या जब तक वो बिक नहीं जाती तब तक उन्हें रेंट पे देता है, अगर उसका काम ही ये है तो फिर मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं करूंगा, तो भाई मैं उसको हेड में टैक्स करूंगा पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर डीएलएफ रेंट अर्न करता है तो डीएलएफ का रेंट हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्स नहीं होगा भाई, वो टैक्स होगा पीजीबीपी की तरह, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हम आगे करने जा रहे हैं। अगले दो हेड जो हम आगे टच करेंगे वो यही होंगे भाई, कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी। तो ध्यान रखने वाली बात, रेंटल इनकम ही सिर्फ कैटेगराइज करती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन नहीं कैटेगराइज करेगा। मतलब अगर आपने कुछ बेच दिया, बेचने से रेवेन्यू अर्न कर लिया, वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में कतई नहीं आएगा। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट ये हो गया कि कैपिटल गेन्स इज अ सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम और उसका हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता, उसका हेड होता है कैपिटल गेन्स और वो यहां पर टैक्सेबल नहीं ठहराया जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका रेगुलर काम ही पीजीबीपी है, अगर आपका रेगुलर काम ही बिल्डिंग बनाना और उसको रेंट पे देना है, तो भाई हम आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करेंगे आपके रेंटल इनकम को, हम आपके रेंटल इनकम को टैक्स करेंगे इन द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये हेड किन लोगों के लिए रेलेवेंट है? ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग या जिनका मेन ऑक्यूपेशन या जिनका मेन बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम लेना नहीं है, जिनका मेन लाइन ऑफ बिजनेस, जिनका ऑक्यूपेशन, जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंट लेना है तो हम उन्हें पीजीबीपी में जाकर टैक्स करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स वो लोग नहीं होते। सो हाउस प्रॉपर्टी हेड का यही कमाल की बात है भाई, हाउस प्रॉपर्टी हेड उन इंडिविजुअल्स या उन कंपनीज या उन किसी भी टाइप के पर्सन पे अप्लाई करेगा जो इस बिजनेस में तो नहीं है हाउस प्रॉपर्टी के, लेकिन फिर भी उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा पड़ी है, तो उसने किराए पे दे दी किसी को और उससे रेंटल इनकम आ रही है।
ठीक है सर, बात समझ में आई। तो भाई ये था एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताया हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। आओ अब शुरू करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। उससे पहले एक चार्ट के जरिए भाई मैं आपको पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूं। प्लीज ये वाला चार्ट अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लेना। ठीक है सर, हम कॉपी कर लेंगे। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। What do you mean by income from house property? What does it constitute? What are the three important elements, three important pillars of income from house property we are going to see? So, ये है भाई three pillars of income from house property. ये तीन चीजें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को असरटेन करने से पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मौजूद नहीं है तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं कहलाएगी। तो ये तीन फीचर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। सर हमने तो अभी सैलरी चैप्टर भी ख़त्म नहीं किया ढंग से। सर इतना लेंदी चैप्टर है ना, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पता नहीं क्या क्या। हमारा तो सर घूम जाता है, हमें तो कोई राह ही नहीं दिख रही, कैसे याद करें इतना लेंदी चैप्टर। भाई तुम्हें एक गोल्डन टिप देता हूँ, कोई भी चैप्टर इनकम टैक्स का कोई भी याद करने का सिर्फ एक तरीका, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहो जो क्लास में हुए हैं। फिर बिना वीडियो को देखे करो क्वेश्चन एक बार रजिस्टर में, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन को दोबारा करो, बिना देखे हुए करो, और मुझे टेस्ट दो। अगर ये तुम रूटीन फॉलो करोगे तो इनकम टैक्स का कोई भी चैप्टर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा, किसी भी चैप्टर में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी पढ़ते हुए। तो ये रूटीन ज़रूर फॉलो करो, प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन। ठीक है सर। तो सबसे पहला लिंब, सबसे पहला पिलर हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या क्या? बिल्डिंग एंड लैंड। तो दो तरह के एसेट्स हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में क्लासिफाई होते हैं, बिल्डिंग एंड लैंड। अब बिल्डिंग कोई भी तरह का स्ट्रक्चर जो खड़ा है, जैसे गेस्ट हाउस, जैसे घर, जैसे ऑफिस, जैसे किसी भी तरह का प्रेमाइसिस, वो सारा का सारा हम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में लाते हैं। एंड लैंड अपॉर्टेंट डेयर टू, अपॉर्टेंट डेयर टू एक एरो लगा दो यहां से यहां तक, मतलब लैंड जो अटैच्ड है किसी बिल्डिंग के साथ, उसकी यहां पर जिक्र हो रही है, उसका यहां बात हो रही है। बिल्डिंग एंड लैंड, तो दोनों जो अटैच्ड होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके आगे गार्डन है, उसको मैं बोलूंगा बिल्डिंग, एंड लैंड अपॉर्टेंट डेयर टू। अपॉर्टेंट मींस जो अटैच्ड है बिल्डिंग के साथ, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखना, हम ऑब्वियसली इसकी लीगल लैंग्वेज पढ़ेंगे जब हम अपने सेक्शन पे आएंगे। अभी मैं तुम्हें ब्रॉडली 4 टाइप के सिचुएशन से डील करवाऊंगा इस वाले चैप्टर में। भाई बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है सर, बिल्डिंग अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उससे तो कोई रेंट ही नहीं आता। अगर कोई रेंट ही नहीं आ रहा तो इनकम कैसी? अरे भाई अभी मैं रेंट की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं इनकम की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं कैटेगराइज कर रहा हूं कि बिल्डिंग एंड लैंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम इनकम की बात नहीं कर रहे, इनकम की बात तो बाद में करेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं बिल्डिंग एंड लैंड कैसा हो सकता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, लेट आउट हो सकता है, किसी को किराए पे दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी, या डीम्ड टू बी लेट आउट। अरे खतरे की घंटी, ये डीमिंग सेक्शन हमने पढ़ा था अपने सैलरीज, अपने बेसिक चार्ज वाले सेक्शन में भी। भाई डीमिंग फिक्शन मतलब है तो नहीं लेट आउट, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे कि तुमने लेट आउट किया हुआ है। वाह सर, अजीब जबरदस्ती है। हाँ भाई हाँ, जबरदस्ती है तो है, इनकम टैक्स एक्ट की जबरदस्ती है, डीमिंग सेक्शन कर दिया है। एक्चुअली में लेट आउट नहीं था, आपने अज्यूम कर लिया कि लेट आउट है। सो इनकम। दूसरा बिल्डिंग एंड लैंड क्या होगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। हम ये डीम कर लेते हैं कि वो लेट आउट है, एक्चुअली में लेट आउट नहीं है, बट इट इज डीम्ड दैट इट इज लेट आउट। नेक्स्ट, विच इज लेफ्ट वेकेंट, खाली पड़ा हो सकता है। सर अब अगर बिल्डिंग मेरी खाली पड़ी है तो रेंटल इनकम का कहां से सवाल आ गया? अरे भाई इनकम की तो अगेन हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग ये 4 तरह से यूज आ सकती है। यूज, बिल्डिंग का यूज हो सकता है, बस मैं ये तो कह रहा हूं। ठीक है सर, हाँ सर हो सकता है मैंने बिल्डिंग को खाली छोड़ा हुआ हो, मैंने बिल्डिंग का कोई यूज ना किया हो, ना खुद ऑक्यूपाई किया हुआ हो, ना किसी को किराए पे दिया हुआ हो, बिल्डिंग मेरी खाली पड़ी हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। एंड लास्ट इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड।
तो आधी वो आधे साल के लिए खाली पड़ी थी, आधे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, या फिर पूरे साल आधी पोर्शन उसका खाली था, आधा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। हमारे बिल्डिंग एंड लैंड के केस में हर एक कैटेगरी का एक डिफरेंट रेंट कंप्यूट करने का मेथड हमको हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शंस बताएंगे। ठीक है सर। तो बस अभी मैंने तुम्हें टाइप्स पढ़ाया है कि बिल्डिंग एंड लैंड का कौन से 4 यूजेस हो सकते हैं बिल्डिंग एंड लैंड के। ठीक है सर। नेक्स्ट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ओनर होने चाहिए बिल्डिंग के। रेंटल इनकम सिर्फ उसी के हाथ में टैक्स होती है जो मालिक होता है, जो ओनर होता है। तो रेंटल इनकम को टैक्स करने का जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है दैट यू शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओनर मतलब मालिक, मालिक मतलब जो रजिस्ट्री है ना वो आपके नाम होनी चाहिए। जो कागज में दस्तावेज में नाम लिखा है कि ये बिल्डिंग किसके नाम है वो आप होने चाहिए। जो भी बंदा उस कंपनी का उस बिल्डिंग का ओनर होगा वही रेंटल इनकम के लिए इनकम टैक्स पे करने का लायबिलिटी उसी पे होगी। So you should be a owner. Now owner can be by 2 ways, legal owner, beneficial या deemed owner. सर ये लीगल ओनर क्या होता है भाई? लीगल ओनर होता है a person who is owner on paper. पेपर मतलब रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री है रजिस्ट्री उस पर्सन के नाम पे है। तो रजिस्ट्री अगर किसी पर्सन के नाम पे है तो वो लीगल ओनर है उस वाली जगह का, उस वाली प्रॉपर्टी का। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बेनिफिशियल ओनर या डीम्ड ओनर कौन होता है? भाई वो आदमी जिसके नाम पेपर्स पे तो अभी नहीं आई है बिल्डिंग, लेकिन जो सारे बेनिफिट बिल्डिंग के एंजॉय कर रहा है, जस्ट लाइक अ ओनर। ओनर की तरह सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है। मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल। भाई मैंने अपनी बिल्डिंग को आज की डेट में सपोज बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ने वो वाली बिल्डिंग खरीद ली और थर्ड पार्टी ने वो वाली बिल्डिंग खरीद के उसमें रहने लगा। अब ना कई बार क्या होता है रजिस्ट्री करने में, क्योंकि रजिस्ट्री एक लेंदी प्रोसेस है तो रजिस्ट्री करने में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो रजिस्ट्री करने में क्योंकि टाइम लगा तो अभी भी रजिस्ट्री तो है तो मेरे हाथ में, लेकिन जो बेनिफिट उठा रहा है उस वाली प्रॉपर्टी का वो है उसका न्यू ओनर। पुराना ओनर नहीं, मतलब मैं बेनिफिट नहीं उठा रहा, जो न्यू ओनर है वो बेनिफिट उठा रहा है। मैंने तो अपना प्रॉपर्टी बेच दी, पैसे ले लिए उस थर्ड पार्टी से और उसको प्रॉपर्टी दे दी। अब रह कौन रहा है? वो रह रहा है। उसकी मरम्मत करानी है वो करा रहा है, उसमें कुछ भी ठीक ठाक कराना है वो करा रहा है, पेंट वो करा रहा है। कोई अगर वैल्यू में इंक्रीज आया, मतलब आपका बिल्डिंग की वैल्यू सपोज बढ़ गई तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा? उसे मिलेगा। हाँ, रजिस्ट्री करने में सपोज 1 साल लग गया, टाइम लगता है रजिस्ट्री करने में, कई बार लंबा समय लग जाता है। कई बार आप भी थोड़े से नेग्लिजेंट हो जाते हो कि चलो सेल डीड तो हमने एग्जीक्यूट कर ही ली है, रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई अपने नाम, लेकिन सारे बेनिफिट्स आप ही उठा रहे हो जस्ट लाइक एन ओनर, बिल्कुल मालिकों की तरह आपका हक है उस प्रॉपर्टी पे, आप सारे बेनिफिट उठा रहे हो, सारे जो रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हैं वो आपके हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर वो प्रॉपर्टी आज भूकंप आ गया और गिर गई तो आपकी लायबिलिटी होगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ही उसके बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे और जो रेंट आएगा ना उसमें से वो सारा का सारा आपके हाथ में हम टैक्स करेंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रजिस्ट्री आपके नाम नहीं है। तो 2 टाइप के ओनर रिकॉग्नाइज करता है हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम का हेड। एक ओनर है लीगल ओनर, दूसरा ओनर है बेनिफिशियल ओनर। और थर्ड लिम जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का है वो है भाई दैट द हाउस एंड प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। ये हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं आनी चाहिए। अगर ये बिजनेस और प्रोफेशन में यूज आ रही है तो फिर ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब सेक्शन 22 में चार्ज नहीं हो सकती। So when business is being carried out in house property, its income is not charged under the head of house property. तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस कर रहे हो या फिर आप हाउस प्रॉपर्टी को ही अपना बिजनेस मानते हो और आपका बिजनेस ही हाउस प्रॉपर्टी का है, जैसे आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, तो भाई हम इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? फिर हम इसको लेके जाएंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सीधी सी बात, आप अगर हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कमाने के लिए यूज कर रहे हो और आपका बिजनेस नहीं है रेंटल इनकम कमाना, तो ही हाउस प्रॉपर्टी इस वाले हेड में टैक्सेबल होगी। अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स होगी। अच्छा, अब एक और कमाल की बात सुनना।
मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप बेच दो तो वो हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स में टैक्स होती है। अब सुनना जरा एक और एंगल इसमें, भाई अगर आप डीएलएफ हो और आपका काम ही हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना है, अगर आपका रेगुलर बिजनेस ही हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना है, तो फिर आपकी जो इनकम है वो कैपिटल गेन्स में नहीं पीजीबीपी में टैक्स होगी। तो हाउस प्रॉपर्टी खरीदना बेचना कैपिटल गेन में तब टैक्स होगा जब आपका ये मेन बिजनेस नहीं है, आप तो वन ऑफ सिचुएशन में कोई सालों में कई एक बार कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो और उससे कैपिटल गेन अर्न करते हो। लेकिन वो लोग जिनका काम ही है प्रॉपर्टी बनाना बेचना, वो लोगों के लिए जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो कैपिटल गेन की तरह टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स होगा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हां, काफी ज्यादा ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि ये इनकम किस हेड में कैटेगराइज होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर आपका हेड टैक्सेबिलिटी का चेंज होता है तो आपका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मेरी ये इनकम किस हेड में टैक्स होगी। आप जब ये डिटरमाइन करोगे मेरी इनकम किस हेड में टैक्स होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेथड बताऊंगा कि टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल इनकम आपको कैसे टैक्स करनी है, कैसे कंप्यूट करनी है। फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर। आओ देखते हैं बुक के अंदर थ्योरेटिकली ये चैप्टर कैसे डेल्ट विद है। तो चलो आओ पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थियोरेटिकल पोर्शन। सो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट चार्ज्ड ऑन रेंट अर्न्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट ऑन द इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो एक बड़ी खास बात है ये भाई कि हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम है वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के हिसाब से टैक्स नहीं होता, वो कितना रेंट मिल सकता है इस प्रॉपर्टी से उस हिसाब में टैक्स होता है। मतलब अगर आपने अपनी रेंटल प्रॉपर्टी, आपकी जो आसपास की प्रॉपर्टी है वो 10,000 रुपए महीने का रेंट कमा रही है, आपने अपनी प्रॉपर्टी 5,000 रुपए महीने में दे दी किराए पे, तो भाई आपके हाथ में जो टैक्स होगा ना वो पूरा 10,000 रुपए महीना ही होगा, वो 5,000 रुपए महीना नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? और ये तो बड़ा अजीब सा है सुनने में। रुको, मैं जब तुम्हें फॉर्मूला कराऊंगा, मैं जब तुम्हें एक्चुअली क्लास में कंप्यूटेशन कराऊंगा तब एक एक चीज क्लियर करूंगा, अभी बस समझते जाओ थ्योरेटिकली क्या क्या हो रहा है। सो एज स्टेटेड इन सेक्शन 22 that annual value of property is taxable rather than actual income of the property। तो annual value प्रॉपर्टी की टैक्स होती है, क्या वैल्यू फेच कर सकती है ये वाली प्रॉपर्टी वो टैक्स होती है, rather than actual income of the property। सो चार्जेबिलिटी सेक्शन है जो 3 चीजें बोलता है, बिल्डिंग, लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, लीगल ओनर या डीम्ड ओनर, नॉट यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तीनों चीजें अगर तुम किसी इनकम में ऐड कर दोगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी। आओ इसके डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहली बात है बिल्डिंग एंड लैंड। क्या मतलब है बिल्डिंग एंड लैंड? याद रखना हमेशा लैंड पे से एक एरो बना के बिल्डिंग तक लेकर जाना, कि जो खाली लैंड है उसकी बात नहीं हो रही। मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा लैंड है, प्लॉट है, खाली पड़ा है, पूरा का पूरा मैं ओनर हूं उस लैंड का, उसकी बात नहीं हो रही। ऐसा लैंड जो किसी बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है उसकी बात हो रही है। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब जो लैंड खाली पड़ा है अगर उससे कुछ इनकम आती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। आओ पढ़ते हैं। सो एनक्लोजर्स ऑफ ब्रिक, स्टोन वर्क और इवन मड वॉल्स। तो अगर कोई एनक्लोजर आपने बनाया हुआ है जहां पर आपने ईंटों से एक एनक्लोजर बनाया हुआ है, या मिट्टी की दीवार है, या स्टोन वर्क किया हुआ है, स्टोन से कई बार दीवारें बनाते हैं ना, पत्थर 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 एक के ऊपर एक लगा के दीवार बना देते हैं और लैंड को कवर कर लेते हैं, तो वो भी बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाता है। रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउसेज इसके अंदर फॉल करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सैलरी कमाता हूँ और मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने कोई ऑफिस प्रेमाइसेस खरीद लिया और उसे रेंट पे दे दिया। तो ऑफिस कमर्शियल हाउस भी रेंट पे दे सकते हो आप, रेजिडेंशियल हाउस भी रेंट पे दे सकते हो। प्लीज कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे समझते हैं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ली तो पीजीबीपी में आएगा ना। नहीं, अगर मैं प्रॉपर्टी लेने वाला
मेरा रोज का ये काम नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी लेके रेंट पे देता हूं, तो वो पीजीबीपी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन में आएगा। Next, if a building consists of several flats, then each flat is considered as a separate house property. तो अगर एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं और सारे के सारे फ्लैट्स आप रेंट पे देते हो, तो हर एक की कंप्यूटेशन अलग अलग होती है, उस हर एक फ्लैट का अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर करके हम इनकम टैक्स करते हैं। एंड इनकम्प्लीट, अ रूइंड और डिमोलिश्ड हाउस, एक ऐसा हाउस जो इनकम्प्लीट है, अभी अधूरा है या खराब हो गया है, मतलब बहुत पुराना था तो वो एकदम जर्जर अवस्था में है, या फिर वो डिमोलिश होने की कगार पे है, मतलब उसे हम डिमोलिश कर रहे हैं, कैन नॉट बी टर्म्ड एज हाउस प्रॉपर्टी, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर उससे कुछ इनकम हो भी गई तो वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगी। रूफ इज नॉट नेसेसरी फॉर अ नॉन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, छत का होना जरूरी नहीं है। अगर छत नहीं भी है, चार दीवारी है, तो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। Land appurtenant thereto a building includes car parking area, approach roads, backyard, courtyard, etc. attached to such building. तो अगर आप ये लैंड अपॉर्टेंट देयर टू की बात करो तो कुछ भी, चाहे पार्किंग हो, चाहे अप्रोच एरिया हो, अप्रोच एरिया होता है वो छोटी सी एक गली होती है, एक सड़क होती है जो बिल्डिंग तक लेके जाती है, चाहे वो हो, चाहे बैकयार्ड हो, चाहे किसी भी तरह का कोर्टयार्ड हो, वो सब लैंड अपॉर्टेंट देयर टू में आ जाएगा। लेकिन अगर खाली लैंड है जहां कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी, सिर्फ लैंड ही लैंड है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली हाउस होना जरूरी है, एक एनक्लोजर होना जरूरी है, क्लोज्ड एरिया। तो अगर एक लैंड है और उसमें आपने चारों तरफ दीवारें लगा ली बड़ी बड़ी, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी बन गया। लेकिन अगर खाली लैंड है, चारों तरफ दीवारें भी नहीं है, तो भाई वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। Vacant land is not a house property, but land surrounded by wall is a house property. तो लैंड जो वॉल्स से सराउंडेड है, हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में है। लेकिन अगर सिर्फ लैंड ही लैंड है, तो वो भाई हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आता। अब बात करते हैं ओनर की। ओनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ओनर के हाथ में ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स होती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ओनर के अलावा किसी और के हाथ में टैक्स नहीं हो सकती। सो हाउस प्रॉपर्टी इज असेस्ड टू टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ ओनर, इवन इफ ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ एनी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के हाथ में टैक्स होती है भाई, इवन इफ ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ एनी इनकम। भले ही वो किसी भी इनकम को रिसीव नहीं करता हो, तो ओनर के ही हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। अब देखना बड़ा 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना क्या, मैंने अपना घर, मेरा घर था, मैंने अपना घर मिस्टर एक्स को किराए पे दे दिया और मिस्टर एक्स से रेंट रिकवर करना शुरू कर दिया। मैंने अपना घर मिस्टर एक्स को किराए पे दिया, मिस्टर एक्स से रेंट रिकवर करना शुरू कर दिया। मिस्टर एक्स ने वो घर का एक कमरा मिस्टर वाई को किराए पे दे दिया। तो दो कमरे थे उस घर में, एक कमरे में तो मिस्टर एक्स रह रहे हैं, दूसरे कमरे में पहले मिस्टर एक्स को लगा था कि मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिस्टर एक्स को जरूरत नहीं पड़ी, तो दूसरा कमरा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दे दिया और मिस्टर वाई से रेंट रिकवर करना, पार्ट रेंट रिकवर करना शुरू कर दिया। तो भाई मेरी इनकम जो मैंने घर मिस्टर एक्स को दिया वो तो डेफिनेटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। लेकिन बताना, जो इनकम मिस्टर एक्स को रिसीव हो रही है फ्रॉम मिस्टर वाई, क्या वो भी हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी? आंसर इज नो, बिकॉज मिस्टर एक्स इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस। मिस्टर एक्स मालिक नहीं है, सिर्फ मालिक के पास अधिकार होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न करने का। तो इसका मतलब भाई मिस्टर एक्स की जो वो इनकम है वो ऑफ कोर्स टैक्सेबल तो होगी, ऐसा नहीं कि टैक्सेबिलिटी छोड़ दोगे आप, लेकिन वो या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि क्या मिस्टर एक्स का ये रेगुलर बिजनेस है प्रॉपर्टी को सबलेट करना, प्रॉपर्टी किसी से पहले किराए पे लेना और उसे फर्दर किराए पे देना, क्या ये मिस्टर एक्स का बिजनेस है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, ये जितने भी magicbricks.com, propertywale.com, जितने भी ये .com वाले हैं, ये आपको किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी रेंट पे दिला देते हैं। तो ये पहले मकान मालिक से प्रॉपर्टी खुद ले लेते हैं और फिर ये आगे वो प्रॉपर्टी को रेंट पे आगे दे देते हैं किसी और को। तो क्या ये उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? ना, ये उनका पीजीबीपी है। सिमिलरली अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो जो ओयो रूम्स है, ओयो रूम्स होटल वालों से बल्क में सारे के सारे रूम्स ले लेता है और बल्क में रूम्स लेने के बाद वो आगे लोगों को रूम्स दे देता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो बताना, क्या ये
रेंटल इनकम है ओयो रूम्स का? नहीं सर, ये है उनका पीजीबीपी। बताना अगला क्वेश्चन, क्या ये रेंटल इनकम है होटल्स का? नहीं सर, होटल्स के केस में भी ये उनका पीजीबीपी है, प्रॉफिट ऑन गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही है। तो इनकम सेम, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसके हाथ में ये इनकम आती है। अगर ये एक व्यापारी के हाथ में इनकम आती है तो ये व्यापार बन जाता है, व्यापारिक इनकम बन जाती है। अगर ये एक इंडिविजुअल के हाथ में इनकम आती है जो व्यापारी नहीं है, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह या हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्स होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन किसके हाथ में इनकम है, इनकम विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। इंक्लूड्स अ पर्सन एंजॉयिंग द प्रॉपर्टी एज अ ओनर टू फुल एक्सटेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नोन एज बेनिफिशियल ओनर। तो अगर आप बेनिफिशियल ओनर भी हो तो भी हम ओनर की कैटेगरी में रखेंगे और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके हाथ में टैक्स करेंगे। इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन हु मे बी डीम्ड टू बी द ओनर। तो अगर और भी कोई पर्सन है जो डीम्ड टू बी ओनर होगा तो उसको भी हम डीम्ड ओनर की कैटेगरी में लाएंगे और उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्स करेंगे। देन थर्ड है भाई, बिजनेस एंड प्रोफेशन की ये इनकम नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। When a person carries on the business in his house property, its income is not taxable as house property. तो अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है अपनी हाउस प्रॉपर्टी में, तो जो वो इनकम अर्न कर रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्स नहीं हो सकता। लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करी है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है, लेकिन उसका पर्पस ये है कि आप अपना बिजनेस स्मूथली रन करना चाहते हो, इसलिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है, तो उसे हम रेंटल इनकम नहीं पीजीबीपी की इनकम मानेंगे। मैं आपको देता हूं एग्जांपल। आपने अपने वेंडर को बोला, अरे सुनो वेंडर, मुझे ना ये रिमोट है, ये रिमोट का ना ढांचा चाहिए, जो इसका प्लास्टिक कवर है ना, ये पूरा बना बनाया चाहिए। आपके वेंडर ने कहा हाँ जी हाँ बना दूंगा, मैं इतनी बढ़िया प्लास्टिक लगाऊंगा, आपको एकदम मजा आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बना के दे दूंगा। बस एक काम करो, मेरे को ना एक बहुत बड़ी डाई बना के दे दो। डाई मतलब मोल्ड बना के दे दो, ताकि उसमें ना कोई साइज का दिक्कत ना रहे। साइज एग्जैक्टली जो आप बोलोगे वही साइज मैं बनाऊंगा, आप एक मोल्ड बना के दे दो। तो हमने क्या किया, हमने मोल्ड उसको किराए पे दे दिया। जो अपना मोल्ड था, जो हम बनाते थे, जिस मोल्ड से हम बनाते थे रिमोट, वो हमने उसको किराए पे दे दिया कि ठीक है तू 2-3 महीने तू बना और बना के हमको दे, और हम तुझे ये मोल्ड किराए पे दे देते हैं। इस सिचुएशन में आपने जो मोल्ड किराए पे दिया और जो मोल्ड से रेंट का रेवेन्यू आया, वो आपका रेंटल इनकम है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी क्योंकि आपने किराए पे नहीं दी इसलिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बट वो आपकी रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम टैक्सेबल कैसे होगी ये वाली? पीजीबीपी की तरह, क्योंकि आपने अपने बिजनेस एंड प्रॉफिट्स के लिए, बिजनेस के लिए ये वाली रेंटल इनकम रेंट पे दी है। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं भाई हाउस प्रॉपर्टी के केस में। तो सपोज आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला, सुन कॉन्ट्रैक्टर, तू मेरे प्रेमाइसिस में और यहां पर आके तू अपना ये मोल्ड बनाइयो, इसका मेरे पास मशीनरी रखी है, मेरी मशीनरी से मोल्ड बना दियो। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला भाई मुझे एक कमरा चाहिए, तो मुझे एक कमरा किराए पे दे दो अपनी फैक्ट्री में, जहां पर मैं अपना काम करता रहूंगा और ये माल बनाता रहूंगा। आपने अपनी फैक्ट्री का एक कमरा किराए पे दे दिया अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी या ये पीजीबीपी की इनकम होगी? सर ये पीजीबीपी की इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, बिकॉज द लेट आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है सर, बात समझ में आई? सो लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बैंक ब्रांच, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। तो आपने अपना एम्प्लॉइज को आपने लेट आउट किया, गवर्नमेंट एजेंसी को आपने लेट आउट किया फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बैंक ब्रांच, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने ऑफिस के अंदर ही एक अपना पोस्ट ऑफिस को एक छोटा सा खिड़की बना के देते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारा पोस्टल काम होता है, पोस्ट मैन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने ऑफिस के अंदर एक पोस्ट ऑफिस की जगह किराए पे दे दी। तो वो जो आपने जगह किराए पे दी अपने बिजनेस के अंदर, उसे मैं बोलूँगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को लेट आउट किया कोई अपने प्रेमाइसिस में एरिया, या गवर्नमेंटल एजेंसी को किया, या बैंक ब्रांच को किया, पोस्ट ऑफिस को किया, तो भाई बैंक ब्रांच तो कई सारे ऑफिसेज में होती है। एक बैंक ब्रांच वो लोग खोलते हैं ताकि बैंक भी वहीं पर हो, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो आप वहीं पर कर लो। छोटा सा कियोस्क होता है, कियोस्क, ब्रांच नहीं बोलते, कियोस्क बोलते हैं। कियोस्क मतलब एक टेम्पररी एक काउंटर होता है। तो वो टेम्पररी काउंटर हमारा बैंक ब्रांच होता है। अच्छा एग्जाम्पल देता हूं भाई इसका, यूनिवर्सिटी, कॉलेज,
आप किसी भी कॉलेज में जाओ, जैसे एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप किसी भी कॉलेज में जाओ तो हर कॉलेज में फीस जमा कराने के लिए एक सेपरेट बैंक वाले ही लोग होते थे। बैंक का ही काउंटर होता था जो कॉलेज के अंदर बना होता था, ताकि आप उसमें अपनी फीस जमा करा सको, ताकि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी ना हो। आप लोग बैंक में खाता खुलवाओ, वहीं पर अपनी फीस जमा करा दो, वहीं पर अपना सारे मनी के ट्रांजैक्शंस कर लो। सो लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर एस्टैब्लिशिंग बैंक ब्रांच, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। लेटिंग आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी टू एन एंसिलरी यूनिट। आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने ही किसी एंसिलरी यूनिट को लेट आउट कर दी, विच मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय द मेन एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने अपने ही किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को, अपनी किसी सब्सिडरी को, अपने ही किसी यूनिट को सबलेट कर दिया अपना प्रेमाइसिस का एक पोर्शन। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैं अपने ही यूनिट से पैसा क्यों रिकवर करूंगा भाई, अगर वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसकी, अगर वो अलग कंपनी है, मैं अलग कंपनी हूं, तो डेफिनेटली मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ की नज़र में सब्सिडरी है तो क्या हो गया, दो कंपनीज तो अलग अलग है ना, तो रिकवर करना पड़ेगा रेंट उस सब्सिडरी से। बट वो नहीं कहलाएगा हाउस प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाएगा, PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो आओ अब ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा डीम्ड ओनर का या बेनिफिशियल ओनर का या फिक्शनल ओनर का, आओ इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 27 है डीम्ड ओनर या फिक्शनल ओनर। अ पर्सन हु ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, कैश इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, कैश प्रॉपर्टी नहीं होता, कैश के ट्रांसफर को हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं मानते। तो अ पर्सन हु ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू स्पाउस, आपने अपने वाइफ या हस्बैंड को दिया प्रॉपर्टी, नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो अगर किसी अग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर दिया तो ठीक, लेकिन अगर आपने किसी अग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर नहीं दिया तो सर अग्रीमेंट किस तरह का हो सकता है, डिवोर्स के केस में आप अग्री कर सकते हो कि ठीक है ये हाउस प्रॉपर्टी तुम अपने पास रख लो एलुमनाई की तरह, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसमें हम डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर और कोई केस है जब आपने ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, आपने उसे कंसिडरेशन भी नहीं दिया और ट्रांसफर कर दिया, हम मानेंगे कि आप जो ओरिजिनल ओनर हो वो ही ओनर है प्रॉपर्टी का। हम ये नहीं मानेंगे कि ये प्रॉपर्टी का ओनर आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, हम मानेंगे आप ही हो। ये तो आपने टैक्स को बचाने के लिए, सिर्फ लॉ की निगाहों में धोखा देने के लिए कि लॉ, ताकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके हाथ में ना टैक्स करे, आपके वाइफ के हाथ में टैक्स करे, इस वजह से आपने ये धोखाधड़ी की है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप है वो आपके ही हाथ में हम मानेंगे, हम आपकी वाइफ के या आपके बच्चों के हाथ में ओनरशिप नहीं मानेंगे। सो अ पर्सन हु ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, कैश इज नॉट अ प्रॉपर्टी, टू स्पाउस, अपने स्पाउस को, not being a transfer in connection with an agreement to live apart, or to a minor child को, not being married daughter को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो फिर वो हम जायज़ मानेंगे। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपने कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं लिया, आपने फ्री में या बहुत सस्ते दरों में अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो हम डीम्ड ओनर आपको ही मानेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे टैक्स बचाने के लिए आपने ये ट्रांजैक्शन करी है, हम अज्यूम करेंगे कि जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी हाउस प्रॉपर्टी की आपके हाथ में आएगी, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के हाथ में नहीं आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ डीम्ड ओनरशिप। तो ये सबसे पहला डीम्ड ओनरशिप है। नंबर 2, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट। The holder of an impartible estate, property which is not legally divisible, is treated as deemed owner of house property. Impartible estate is an estate to which assessee has succeeded by grant or convenant. तो what is an impartible estate? भाई इम्पार्टेबल एस्टेट एक ऐसी एस्टेट होती है जो एक बहुत बड़ी जागीर होती है। पुराने ज़माने में हम बोलते थे ना, ये तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, तो जागीर मतलब एस्टेट, एक बहुत बड़ी एस्टेट जिसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट ने मद्रास, केरला और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक एक्ट बनाया जहाँ पर यह बोला गया हेरिटेज को बचाने के लिए उसके जो महल हैं, उसके जो बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स हैं, बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, क्योंकि वो फैमिलीज अपने आपस में डिवाइड करके उनको तोड़ रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई नहीं, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते,
क्योंकि ये नेशनल हेरिटेज है, इंडिया की सभ्यता है, इंडिया की ये संस्कार है, इंडिया के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्पॉट्स हैं। इसलिए आप इन महलों को तोड़ नहीं सकते, अपने भाइयों में डिवाइड करके उसको बेच नहीं सकते। ये इम्पार्टेबल एस्टेट हो गया, इस एस्टेट को तोड़ा नहीं जा सकता, इस एस्टेट को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं विभाजित किया जा सकता। आपको साथ में रहना है, रहो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ में नहीं रहना चाहते, जाओ जहां भी जाना है, लेकिन इसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित नहीं करोगे। हाँ, ये हो सकता है इससे जो इनकम आ रही है वो सब आपस में डिवाइड कर लो, लेकिन जो एस्टेट है, जो ओनरशिप है, वो हर भाई को थोड़ी 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 दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो एक भाई बेचेगा, दूसरा भाई बेचेगा, ये चीज ठीक नहीं है। दिस इज नोन एज एन इम्पार्टेबल एस्टेट। ये एस्टेट इम्पार्टेबल है, पार्शियल, इसका टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। और जनरली इम्पार्टेबल एस्टेट सबसे बड़े भाई के हाथ में आती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है फैमिली का, उसको पूरी की पूरी इम्पार्टेबल एस्टेट दी जाती है। हाँ, उस पर हक होता है सारे के सारे फैमिली मेंबर्स का, सारे के सारे भाइयों का, लेकिन जो सुपरविजन, जो कंट्रोल और जो होल्ड होता है वो सबसे बड़े भाई का होता है। तो अगर आप इम्पार्टेबल एस्टेट की बात करते हो तो जो भी होल्डर है इम्पार्टेबल एस्टेट का, मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, वो ही डीम्ड ओनर माना जाएगा पूरी की पूरी एस्टेट का। ऐसा नहीं कि वो अपने पोर्शन के लिए कहेगा भाई इसका टैक्स मैं दूंगा, आप जो छोटा वाला पोर्शन है वो आप मेरे छोटे भाई से पूछो, जो ये वाला पोर्शन है वो मेरे दूसरे भाई से पूछो। ऐसा नहीं, हम सिर्फ एक ही बंदे को डीम्ड ओनर मानेंगे, वो होगा जो सबसे बड़ा भाई होगा, जो इस जागीर का सबसे बड़ा डिसेंडेंट होगा। हाँ, उसमें हक हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों के हक हैं तो हैं। अभी हम कह रहे हैं कि ये इम्पार्टेबल है, मतलब ये अलग अलग नहीं हो सकती, तो इसका मालिक भी एक ही होगा। सो होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। कोर्ट ने बोला डिवाइड मत करना महलों को जो निज़ाम्स के हैं और नवाब्स के हैं और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हैं, डिवाइड मत करना क्योंकि ये इम्पार्टेबल एस्टेट है। इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। Impartible estate is an estate to which assessee has succeeded by grant or by covenant। तो assessee जब succeed करता है by grant और by covenant, तब ये वाला impartible estate उसका हकदार बनता है। A property held by member of company, society, any other association to whom a building or a part thereof is allotted or leased under house building scheme of the company or association is treated as the deemed owner of that building or part thereof. Though he is not the legal owner of such a property, still he will be liable to tax। अब देखना, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, आज की बात नहीं बता रहा। आज ऐसा कहीं नहीं होता, पुराने जमाने में ऐसा बहुत ज्यादा होता था। पुराना जमाना का मतलब 1980s 1990s 2000 के बाद ये सब चीजें होनी बंद हो गई। क्या चीज सर? चीज ये, मारुति सुजुकी एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक कंपनी बहुत बड़ी जो मारुति के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, मारुति के गुड्स बनाती है, उसके इंजन, उसके सारे के सारे इक्विपमेंट, सारे के सारे पार्ट्स बनाती है। वो भाई अपने एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम लेके आती है कि जो मानेसर में फैक्ट्री है मारुति की, उसके बगल में हमारे पास एक जमीन है जो मारुति ओन करता है, उसमें हम फ्लैट्स बनाएंगे और वो फ्लैट्स अपने ही एम्प्लॉयज को अलॉट कर देंगे। तो जो ओनरशिप है वो मारुति की ही रहेगी, मारुति का हाउसिंग स्कीम बोलेंगे इसे, ओनरशिप मारुति की ही रहेगी, लेकिन उसमें अलॉटमेंट किसका हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा एम्प्लॉयज का। भाई सर ये स्कीम मारुति की क्यों रहेगी? स्कीम मारुति की इसलिए रहेगी कि जो मारुति है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता है, कहीं आप वो प्रॉपर्टी बेच के किसी इररेलेवेंट पर्सन को ना चले जाओ, कहीं किसी खराब आदमी को ना दे के चले जाओ, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल चाहता है अपना उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ताकि आप खुद ही रहो या आप किसी ऐसे बंदे को बेचो जो मारुति में काम करता हो, ताकि ये आपको ये ना हो कि भाई आपने ये किसी ऐरे गैरे को बेच दिया, तो मारुति थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इज हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन टू हुम अ बिल्डिंग इज अलॉटेड और लीज्ड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ अ कंपनी। हाउस बिल्डिंग स्कीम कंपनी निकालती है और वो हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत एम्प्लॉयज को या मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को घर दे देती है। तो इस केस में भाई डीम्ड ओनर माना जाएगा जो ऑक्यूपाई कर रहा है बिल्डिंग को, उसको डीम ओनर माना जाएगा। दो ही इज नॉट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टिल ही विल बी लायबल टू टैक्स। क्यों ही विल बी लायबल टू टैक्स? क्योंकि घर उसको अलॉट हो गया है। अगर घर उसको अलॉट हो गया है तो वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा उस पर्टिकुलर फ्लैट का। तो जितना भी
रेंट उसको रिसीवेबल होता, क्योंकि नोशनल बेसिस पे मैं रेंट को टैक्स करूंगा और आगे जाके हम इस चीज पे चर्चा डिटेल में करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। अभी तो सिर्फ समझो कि अगर नोशनल रेंट उसके हाथ में जो भी टैक्सेबल होगा वो सारा का सारा मैं उस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर दूंगा। सो property which is held by member of a company, then property acquired in part performance of contract। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज डीम्ड एज द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। तो सबसे पहले तो समझना है सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है। भाई सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन को सर्विसेज रेंडर करनी थी, दूसरे पर्सन को, पहले पर्सन को पेमेंट देनी थी। तो मैं आपको सर्विसेज रेंडर करूंगा, आप मुझे पेमेंट दोगे। आप पेमेंट नहीं दे पाए। अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आप मुझे पेमेंट नहीं दे पाओगे सर्विसेज के लिए तो मैं आपके घर में जो बिल्डिंग है वो मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी लीगल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी सेक्शन 53A के जरिए वो प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। हम मानेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है मेरे नाम। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट करने की जो आपकी लायबिलिटी थी वो आपने फुलफिल नहीं करी, हम बाय लॉ ये मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है मेरे नाम। अगर आपने इनकम, मुझे पैसा जो आपको पे करना था मुझे, अगर आपने वो नहीं पे किया तो। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A बोलता है कि अगर फॉर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप पैसे ना दे पाओ किसी भी पार्टी को और अग्रीमेंट में ये लिखा हो कि अगर पैसे ना मिले तो ये घर आपका हो जाएगा, तो भाई हम उसे ट्रांसफर मानेंगे। सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट ने भी बोला अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 53A के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली गई है, सपोज मुझे पैसे मिलने थे, पैसे नहीं मिले, बदले में प्रॉपर्टी मिल गई, तो मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी मानूंगा और इस पे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। हाँ, बाद में रजिस्ट्री होती रहेगी, बाद में लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते रहेंगे, बाद में ट्रांसफर होता रहेगा। हो सकता है वो आदमी कोर्ट में केस भी करे, हाँ वो करता रहे, लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो मैं होऊंगा और ट्रांसफर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम मानी जाएगी। सो दिस इज अ सेक्शन ऑफ डीम्ड ओनरशिप। देन लेसी ऑफ अ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269UA, अगर एक लेसी है एक बिल्डिंग में अंडर सेक्शन 269UA, अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट अंडर सेक्शन 269UA in or with respect to any building or part thereof by way of lease agreement for a period not less than 12 years is deemed as owner of that building or part thereof। तो भाई सेक्शन 269UA ये कहता है कि अगर आपने किसी भी बिल्डिंग की लीज रेंट पे अगर आपने किसी बिल्डिंग को दिया फॉर मोर देन 12 साल, फॉर मोर देन 12 years, तो ये लीज नहीं मानी जाती, ट्रांसफर माना जाता है। क्योंकि अगर आपने 10 साल से ज्यादा, 12 साल से भी ज्यादा की अगर आपने लीज दे दी किसी बंदे को, तो वो लीज हम मानेंगे कि इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हम उसे लीज की तरह नहीं मानेंगे भाई। और बड़ी जायज बात है, बड़ी लॉजिकल बात है, बड़ी ही रेलेवेंट बात है। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी 12 साल से ज़्यादा के लिए ट्रांसफ़र करी है, 12 साल से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है, तो नेचुरल सी बात है भाई वो ऑलमोस्ट लाइक अ बेनिफिशियल ओनर बन गया। तो इस केस में हम जिसको आपने ट्रांसफ़र करी लेसी को, उसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे अगर लीज 12 साल से ज़्यादा की है तो। अगर लीज है 5 साल, 6 साल, 7 साल समझ में आता है, 10 साल समझ में आता है, 11 साल समझ में आता है, 12 साल से ऊपर नहीं समझ में आता। 12 साल से ऊपर की लीज ट्रांसफर मानी जाएगी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और उस पे जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो लेसी पे लगेगी। ऐसा हम मान लेंगे कि लेसी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसा हम डीम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, और जो रेंट का टैक्सेबिलिटी होगी वो उसके हाथ में अराइज होगी। ठीक है सर, तो भाई ये थे 5 वो तरीके जिनसे कि हम डीम्ड ओनरशिप निकालते हैं। अगर आप ओनर नहीं भी हो तो हम मान लेंगे कि आप ओनर हो। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड ओनरशिप।
भाई डिस्प्यूटेड ओनरशिप का क्या कंसेप्ट है? डिस्प्यूटेड ओनरशिप का कंसेप्ट है कि जहां पर दो लोगों के बीच में लड़ाई है, जैसे भाई भाई के बीच में लड़ाई है, एक भाई कहता है मेरी है, एक भाई कहता है मेरी है, दोनों आपस में कोर्ट में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट में कई सालों से मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा सुलट नहीं रहा। इनकम टैक्स वाले अब क्या करें, किससे इनकम टैक्स लें? एक भाई के पास लेने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं दूसरे से लो, दूसरे के पास लेने जाते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं पहले से लो। क्या करें इस केस में जहां पर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है? मुझे तो अपना इनकम टैक्स लेना है, तुम्हारा डिस्प्यूट जाए भाड़ में। तो डिस्प्यूटेड ओनरशिप के केस में इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? मियरली ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी असेसमेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। असेसमेंट आप पोस्टपोन करते जाओ, बोलो कि नहीं कोर्ट में भी तो केस चल रहा है, जब कोर्ट में केस ठीक हो जाएगा ना, सुलह हो जाएगी हमारी, तब हम आपको आके इनकम टैक्स दे देंगे। नहीं भाई नहीं, असेसमेंट आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। In such case, person who is in receipt of income or who enjoys the possession of the property is accessible to tax. तो इस केस में जो बंदा इनकम को रिसीव कर रहा है या जो पोजेशन को इंजॉय कर रहा है, जिसके हाथ में सारा का सारा पोजेशन है, उसको मैं मानूंगा कि वो ओनर है। तो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, जिसको इनकम एक्चुअली में मिल रही है, तो डिस्प्यूट तो है लेकिन दोनों में से किसी को तो रेंट मिल रहा होगा ना, तो जिसको भी रेंट मिल रहा है वो आदमी, और या फिर वो जो इंजॉय कर रहा है पोजेशन, जो वहां रह रहा है, जो एक्चुअली में वहां पर बेनिफिट उठा रहा है उस जगह के, सो उसको हम लोग मानेंगे ओनर। सो डिस्प्यूटेड ओनरशिप के केस में हम ओनर मानेंगे या तो रिसीट ऑफ इनकम, जो इनकम का हकदार है, और दूसरा जो पोजेशन को एंजॉय कर रहा है उसको हम मानेंगे ओनर। ठीक है सर। देन कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट इंक्लूड्स चार्जेस फॉर अदर असेट्स और एमेनिटीज और सर्विसेज लाइक गार्डन फैसिलिटी, फूड, लाइटिंग एटसेट्रा और अदर सेपरेबल एसेट्स लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर शुड बी टैक्सेबल एज फॉलोज। तो भाई कई बार क्या होता है, कॉम्पोजिट रेंट होता है। कॉम्पोजिट रेंट मतलब हम फर्निश्ड होम रेंट पे देते हैं। अनफर्निश्ड होम का रेंट अलग, फर्निश्ड होम का रेंट अलग। अनफर्निश्ड होम अगर आप रेंट पे दोगे तो सस्ता पड़ेगा, फर्निश्ड होम अगर आप रेंट पे दोगे महंगा पड़ेगा। कई बार हम फैक्ट्री देते हैं रेंट पे किसी को, तो फैक्ट्री के अंदर जो शेल्फ लगे हुए हैं, जो फोकलिफ्ट है, जो और इक्विपमेंट है, वो भी साथ में रेंट पे दे देते हैं, उसको एडिशन करके रेंट का। तो कॉम्पोजिट रेंट के केस में क्या करें, जहां पर आपने सिर्फ बिल्डिंग या लैंड नहीं दिया, बल्कि आपने उसके अंदर का फर्नीचर, उसके अंदर का सारा जो मटेरियल है, सारा का सारा सप्लाई, सारा का सारा दे दिया, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में भाई हम कॉम्पोजिट रेंट को, इफ द रेंट इज सेपरेबल, अगर रेंट सेपरेबल है बिल्डिंग और अदर सर्विसेज से, अदर एसेट से, अगर तो रेंट सेपरेट हो सकता है, देन रेंट फॉर बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑफ अदर सर्विसेज इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी। तो रेंट अगर सेपरेट आउट हो सकता है, आपको पता है कि यहां 2 लाख रुपए तो बिल्डिंग का रेंट है और 50,000 रुपए जो उसमें फर्नीचर लगा हुआ है, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसका रेंट है। तो अगर तो रेंट सेपरेबल है तो आप बिल्डिंग के रेंट को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स कर दो, और जो और चीजें हैं उसके रेंट को आप पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में टैक्स कर दो। और अगर रेंट इनसेपरेबल है, दोनों चीजों के लिए, बिल्डिंग और फर्नीचर के लिए रेंट इनसेपरेबल है, मतलब आपने कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया हुआ है और आप अलग अलग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? द एंटायर रेंट इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी और अदर सोर्सेज लाइक लेटिंग आउट ऑफ होटल रूम, ऑडिटोरियम एटसेट्रा। तो ऑडिटोरियम जब आप बुक कराते हो तो क्या आप ये कह सकते हो कि बिल्डिंग के लिए रेंट कौन सा है और ऑडिटोरियम का एसी, कुर्सियां, स्टेज, ये सब यूज करने का रेंट कैसा है? नहीं सर, नहीं बता सकते। उस केस में आप इसे हाउस प्रॉपर्टी में लाओ ही मत। हाउस प्रॉपर्टी में लाओगे दिक्कत होगी, क्योंकि बिल्डिंग का ही रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होता है, एसी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता, कुर्सियों का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता। सो एक तरह से मैं आपको एक और नजरिया देता हूं इसको देखने का, जो लॉयर्स देखते हैं और जो जजेस देखते हैं। भाई जो रेंट ऑडिटोरियम का होता है वो ऑडिटोरियम को सिर्फ यूज करने का नहीं है, ऑडिटोरियम की फैसिलिटी यूज करने का है। मतलब अगर वो ऑडिटोरियम खाली होता तो कोई नहीं लेता जब तक उसमें कुर्सियां नहीं लगी हुई हैं, जब तक उसमें स्टेज नहीं है, जब तक उसमें प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तब तक कोई नहीं लेगा। तो इट इज नॉट ओनली फॉर ऑडिटोरियम बट इट इज फॉर द सर्विस ऑफ फीचरिंग और फंक्शनिंग और डूइंग सम फंक्शन। ये सर्विस दे रहे हो आप, रेंट नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, आप तो एक सर्विस दे रहे हो कि आप अपना फंक्शन होस्ट करो हमारे ऑडिटोरियम में, हमारे सिनेमा हॉल में। तो दिस इज इनकम फ्रॉम सर्विस, so it is taxable in the head of PGBP.
तो अगर तो आप बिल्डिंग और अदर सर्विसेज को स्प्लिट कर सकते हो कि रेंट कितना कितना है, तो भाई मैं आपको बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर लो और अदर का पीजीबीपी अदर सोर्सेज में टैक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्प्लिट नहीं कर सकते, अगर आपका इनसेपरेबल है बिल्डिंग का रेंट और अदर सर्विसेज का रेंट, तो भाई आपका एंटायर रेंट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और अदर सोर्सेज लाइक लेटिंग आउट ऑफ होटल रूम, ऑडिटोरियम एटसेट्रा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, को ओनरशिप। भाई ऐसा हो सकता है कि दो लोग इकट्ठा किसी भी बिल्डिंग के ओनर हो, दो या तीन लोग जॉइंट प्रॉपर्टी हो जिनकी को प्रॉपर्टी हो, उस केस में क्या होगा? इफ टू और मोर पर्संस ओन अ हाउस प्रॉपर्टी जॉइंटली देन दे आर नोन एज को ओनर्स। और भाई इस केस में ना परसेंटेज डिसाइडेड होती है, जैसे 80-20, 50-50, तो ऐसे परसेंटेज डिसाइड होती है कि आप किस रेशियो में को ओनर्स हो। इफ इंडिविजुअल शेयर ऑफ ईच ओनर इज डेफिनेट, तो अगर ये शेयर डेफिनेट है दोनों ओनर्स का and ascertainable, then the share of each person shall be taxable as his income from the house property। तो अगर आपका शेयर डिटरमाइनेबल है, अगर आप हर एक पर्सन का शेयर पता लगा सकते हो कि ए और बी का क्या है, तो भाई उनका सेपरेट सेपरेट शेयर्स टैक्स कर दो उनके अपने अपने हाथ में। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सपोज आपने असरटेन करी 2,40,000, 50-50 का शेयरिंग रेशियो है दोनों पार्टनर्स, दोनों ओनर्स के हाथ में, ठीक है। आप 60,000 एक के हाथ में टैक्स कर दो, 60,000 दूसरे के हाथ में टैक्स कर दो, दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज को ओनरशिप, सेक्शन 26। देन पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फर्म। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म मतलब आपके मिस्टर ए मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों मिला के एक फर्म बनाई, ए बी एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म बनाई। तो अगर पार्टनर्स की प्रॉपर्टी कोई फर्म यूज कर रहा है, तो भाई मिस्टर ए ने बोला भाई मेरे घर के ऊपर एक फ्लोर है जो खाली पड़ा है, चलो पार्टनरशिप फर्म का जो ऑफिस है उस फ्लोर में खोल लेते हैं, क्यों हम किराए पे लें, एडिशनल फ्लोर मेरे घर पे खोल लेते हैं। तो इफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर यूज करता है, तो द बिजनेस कैरिड ऑन बाय फर्म शुड बी रिगार्डेड एज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। दस, annual letting value of the property belonging to assessee which is an occupation of the firm in which assessee is a partner is not includable in income of the assessee partner। तो जी हाँ, पार्टनर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी एज हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये उसके बिजनेस से अराइज होने वाली इनकम है। ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की तरह तो अराइज नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का ही पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म ने ही अपने पार्टनर को रेंट दिया है। तो भाई पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक ही बात है। ऐसा है जैसा आपने एक जेब से पैसा निकाला और दूसरे जेब में डाल लिया। देयरफॉर हम इस केस में ये नहीं मानते कि पार्टनर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।